नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप लोगों का नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 का टेस्ट नंबर 2 है और आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो पॉलिटी और हिस्ट्री से होंगे, दोनों सब्जेक्ट से होंगे। और इसके पहले हम लोगों ने खंड शिक्षा अधिकारी का टेस्ट पेपर चलाया था, टेस्ट सीरीज़ चलाई थी और ऑलमोस्ट आपका 20 टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज़ थे और प्रत्येक में आपको ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन के आसपास थे, 15 से 20 क्वेश्चन थे। तो अगर टोटल निकाल तो 300 से 400 के रेंज में आपका क्वेश्चन दिए गए थे और 120 क्वेश्चन जो अभी आए हैं खंड शिक्षा अधिकारी में, उसमें 28 क्वेश्चन डायरेक्ट उसी टेस्ट पेपर से आए हैं। तो बहुत पुराना नहीं है, आप लोग चाहें तो आप लोग देख सकते हैं वीडियोस को, सारे के सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं नेक्सस जीएस की तरफ से, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। और अगर आपका आगामी परीक्षा के लिए आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे नेक्सस जीएस के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। हमारे क्लास के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, डेमो लिखकर हमारे व्हाट्सअप नंबर 7080540001 पर आपको भेजना होगा। वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, उस टेलीग्राम लिंक के थ्रू आप हमारा डेमो क्लास ले सकते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। उपयुक्त प्रावधान जो है वर्णित है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 153, 154, आर्टिकल 155, 156। अभी राज्यपाल महोदय काफ़ी चर्चा में थे। अभी लालजी टंडन साहब का निधन हो गया, उसके बाद आनंदीबेन पटेल जी ने मध्य प्रदेश का शासन भी संभाला था, मध्य प्रदेश की राज्यपाल का पदभार भी संभाला था। वहाँ पे फिर नए राज्यपाल आ गए। मेघालय के भी राज्यपाल अभी चेंज हुए रिसेंट टाइम में। तो ये सब चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। तो राज्यपाल एक तरह से बोल सकते हैं कि चर्चा का टॉपिक रहता है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखिए, संविधान का जो आर्टिकल 155 है उसमें राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं और इसके अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहां से दिए जाते हैं? संविधान का जो आर्टिकल 2023 है उसके अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 1123 घा के तहत इन्हें पेंशन जो है भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। दोनों अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं, आपको ध्यान देखना है। ऑप्शन नंबर फिलहाल क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ये हमारी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं, नेक्सस जीएस की तरफ से जो टेस्ट सीरीज चलाई जाती है तो वो पेड सीरीज है। जब आप क्लास में ज्वाइन हो जाओगे तो आपको ये फ्री में मिल जाएगी सारी की सारी टेस्ट सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात कर लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से अपना उत्तर चुनिए। तो क्या होगा? कृषि और पशुपालन का जो संगठन है वो कौन सा आर्टिकल होता है? ये होता है आर्टिकल 48। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण कौन सा आर्टिकल है? 49 है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो 50 होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो होती है वो आपका आर्टिकल 15 है। तो कुल मिलाकर कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। चावल की खेती किए जाने का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? देखिए, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में स्थित कोहिलडवा जो है उस नामक स्थल से वन्य और कृषि जन्य दोनों प्रकार के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसे आपका छठी ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के स्तर पर माना जाता है। और एक ही स्तर पर वन्य तथा कृषि जन्य जो चावल हैं उनकी उपस्थिति से संकेत मिलता है कि इस स्तर पर चावल की कृषि का सूत्रपात हुआ होगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में कौन सा एक सही नहीं है? कपास की खेती का आरंभ सैंधव निवासियों द्वारा किया गया। सैंधव परिवार जो है मातृसत्तात्मक था। सैंधव परिवार की समृद्धि का प्रमुख कारण उसका विदेशी व्यापार था। इसके अलावा सैंधव निवासी लोहे का प्रयोग बहुत कम करते थे। तो क्या सही होगा? सैंधव सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी और यहाँ के निवासी तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार करते थे। वे सोने चांदी आदि से भी परिचित थे, लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं थे। तो शेष सारे के सारे विकल्प सही हैं, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं।
बौद्ध संगीति से संबंधित निम्नलिखित स्थलों को सही क्रम में रखिए। कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली। देखिए, जो आपका प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, द्वितीय हुई थी वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कश्मीर की है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के ढलवा लिए थे, दक्षिण भारत में चांदी अनुपलब्ध होने के विकल्प के तौर पर बोल सकते हैं। तो सातवाहन से संबंधित वैसे कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी में आप लोगों ने देख लिया है, हिस्ट्री में नहीं कहा जा सकता, लेकिन हिस्ट्री के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, ऑलमोस्ट आपका 15-16 क्वेश्चन के आसपास थे, लेकिन वो पैटर्न पुराना था। मार्च के आसपास वो पेपर बना था, फिलहाल हुआ भी, लेकिन वो पेपर पुराना था, जिस हिसाब से करंट अफेयर्स बना था उस हिसाब से। लेकिन अक्टूबर का पेपर जो होगा वो नए पैटर्न पे होगा, तो नए पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जो काम आपने खंड शिक्षा अधिकारी में जो गलती की है वो गलती आपको यहाँ पे नहीं करनी है। तो आपको उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक पीएम केयर्स फंड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चर्चा में रहा है, ठीक है। रुपयों के इतिहास के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोविड का जो बैंक का एनपीए इंक्रीज हुआ है तो बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खैर, ये मैं आगे बताते रहूँगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, उन टॉपिक को आपको तैयार करना है। चलिए, तो हम लोग आगे देख लेते हैं। सातवाहन के बारे में बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। सातवाहन कालीन व्यापार व्यवसाय में चांदी और तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था, जिन्हें आपका कारशापण कहा जाता था। और इसके अतिरिक्त सातवाहनों ने शीशे के भी सिक्के ढलवाए, क्योंकि दक्षिण में चांदी जो है अनुपलब्ध होने से शीशा एक विकल्प था। ये सिक्के जो हैं आर्थिक लेन देन में अधिक उपयुक्त थे। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी? तो इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन कहना पसंद किया था। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 24। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं इस समय। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है सूची 1 और सूची 2 से रिलेटेड है। पल्लव वंश के जो शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम, ये आपका इन्होंने महापल्ल, प्रतिहार, नरेश भोज ने आदिवराह, परमार वंश के जो प्रसिद्ध शासक थे भोज, उन्होंने कविराज, तथा चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गैंग कोंड की उपाधि धारण की थी। तो इसमें ऑप्शन क्लियर है, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। जिसको नहीं आता है वो सही कर लेगा। नेक्स्ट है कश्मीरी शैव मत के संस्थापक कौन थे? देखिए, कश्मीरी शैव मत के जो संस्थापक थे वो आपका वशुगुप्त थे, नामक ऋषि थे, और इनके जो शिष्य थे कल्लट थे, सोमानंद, उत्पल, रामकंठ और अभिनव गुप्त, और इसी मत के जो सर्वोत्तम व्याख्याकार थे। कश्मीरी शैव मत को त्रिंक, स्पद या फिर आपका प्रत्यभिज्ञा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, एक चीज़ और आपको बता दिया जाए, जब आप क्लास में एडमिशन ले लेते हैं, नेक्सस जीएस में आप एडमिशन ले सकते हैं, ले लेंगे, तो इन सारी चीज़ों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं उनका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसको आप प्रिंट आउट कर सकते हैं या फिर ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लासेस के अलावा ये आपको दिया जाता है, तो निश्चिंत होकर आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत कम टाइम है, ऑलमोस्ट आपका जो 50 डेज़ है उसको बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज़ करना है। जितना आप बेहतर ढंग से यूटिलाइज़ करेंगे वो आपका रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आता है तब आपका यही लास्ट 50 डेज़ सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो होपफुली चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे। और हाँ, एक चीज़ और बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जीएस जो आपको पढ़ना है वो आपका क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से टॉपिक चर्चा में चल रहे हैं, कौन कौन टॉपिक जो है अपडेट हो सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या चीज़ें नई पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर चलनी होगी। ऑलमोस्ट आपका 1 साल का, 1.5 साल का करंट अफेयर्स जो है वो आपको देखना पड़ेगा, और उससे रिलेटेड जीएस क्या क्या अपडेट हो सकती है वो आपको ध्यान देना होगा। तो आप क्लास में जब एडमिशन लेते हैं तो आपको कुछ नहीं ध्यान देना पड़ता है, आप सिंपली क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो आपको पढ़ना है, क्योंकि हमारा सीधा सा फंडा है, हम वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो नया अपडेट हो रहा है। बाकी देखिए, किताबों से सभी लोग पढ़ सकते हैं, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। सभी लोगों को किताबें बता दी जाती हैं कि ऐसे ऐसे आप किताबें पढ़िए, और वो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता भी है। लेकिन
किसको क्या ये नहीं पता है, ये नहीं चीज़ें पता है कि अब हमें क्या पढ़ना है। एक प्रॉपर हम लोगों ने बुक रीड कर लिया है, लेकिन अब हमें आगे क्या पढ़ना है, एग्जामिनेशन कैसे क्वालिफाई करना है, यही रेस है। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।